बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस शो में जिसका नाम है सफल यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर महीने हफ्ते में 2 बार आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आते हैं जिसमें हम अपने आईएमसी के सफल लीडर्स के साथ आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में और लाइफ में चुनौतियां भरी पड़ी हैं, और हम सब ये नहीं जानते कि कब हमें किस चुनौती से सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहीं पर आज हमारे एक ऐसे लीडर से हम मिलवाने जा रहे हैं आपको, जिन्होंने बहुत सारी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने जिस उम्र में बच्चे बैग लेकर के स्कूल जाते हैं, उन्होंने उस उम्र से ही अपने परिवार का पूरा भरण पोषण और जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी। दोस्तों, तो आज मैं जिस ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी स्कूली उम्र से अपनी अपने और अपने परिवार की देख रेख और उनका भरण पोषण करना चालू कर दिया। और ऐसा करते करते उन्होंने आज आईएमसी बिजनेस में सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल का खिताब हासिल किया। तो दोस्तों, मैं मिलवाने जा रहा हूँ आप सबको आज हमारे एक ऐसे ही मेहमान से, जिनको हम बिजनेस में आज सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल के रूप में जानते हैं, और ये हैं हमारे संजय कुमार साहू जी। तो जोरदार तालियों के साथ हम संजय कुमार साहू जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। गुड टाइम सी सर, बहुत बहुत स्वागत है आप गुड सब। टाइम सी गुड टाइम सी संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये सफल यात्रा जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, तो बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम का फायदा मिलेगा और लोग जीवन में सफल होंगे। तो बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सो मच सर। और आपने भी आज के हमारे मेहमान बनने के लिए एग्री किया और आज हमारे मेहमान बने, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। तो अगर आपकी इजाजत हो तो थैंक यू। आज के प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। तो सर, जैसा कि थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपके बारे में दिया लोगों को कि आपने कैसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आज सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल का खिताब आईएमसी बिजनेस में हासिल किया, मगर हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि बेसिकली सर, जब आपने बिजनेस की शुरुआत की, या उससे पहले मैं रादर कहूँ, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताइए कि आप जब बिजनेस में नहीं थे उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या था, कैसे बिजनेस में थे, क्या करते थे आप, कैसी लाइफस्टाइल थी आपके परिवार की। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए सर। देखिए संदीप सर की सारे लोग जानते हैं कि मेरा जो बचपना था बहुत मुश्किलों भरा था। मेरा जन्म रांची में हुआ और हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। मेरे घर में मम्मी पापा, मेरे 3 भाई, एक बहन, उसकी शादी हो गई है। मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। मेरे जो पिताजी हैं, वो बचपन से ही, मतलब जब मैं बचपन में था तो अपने जीवन में वो अखबार बेचा करते थे। अखबार बेच के ही हम लोगों की पढ़ाई लिखाई परवरिश सब कुछ वो किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था। हम सारे भाई बहन बगल के स्कूल में जाते थे। तो क्लास 9th में जब मैं पहुंचा तो मेरे पिताजी को एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आया, और जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट में चले गए। अब मेरे पूरे परिवार को चलाने वाला मुखिया मेरे पिताजी थे, जिनके इनकम से हम लोग सारे लोग डिपेंडेंट थे। जब वो काम करने के लायक नहीं रहे, तो हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। खाने के लिए भी सोचना पड़ा। घर के हालात बद से बदतर होने चालू हो गए। तो मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो भी कोई ढंग का काम नहीं कर पा रही थी। और घर में इनकम कम होने की वजह से मजबूरी में मुझे भी डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और बहुत सारा प्रयास करने के बाद जब कोई काम नहीं मिला, तो पिताजी का वही साइकिल उठा के मैं भी अखबार बेचने का काम चालू कर दिया। तो क्लास 9th में मैंने ये काम चालू किया था, और अखबार बेचते बेचते ही मैं अपना पढ़ाई जारी रखा। और मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएट हुआ, ऑनर्स किया। और लगभग 12 वर्षों तक मैंने अखबार बेचने का काम किया। और अखबार बेचने के बाद 12 साल के बाद जब मुझे लगा कि अब ये काम से अब घर नहीं चल पाएगा, क्योंकि खर्चे बड़े हो रहे थे, इनकम उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रहा था। तो मेरा मंझला भाई को मैं बोला कि अब ये काम को तुम संभालो, मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। और तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, तो खर्चे और भी बढ़ गए थे। तो फिर मैं जाके एयरसेल कंपनी ज्वाइन किया, और वहाँ पे मेरी जो सैलरी तय हुई 8,228। तो 8,228 रुपये की सैलरी में मैं 2.5 साल एयरसेल कंपनी में नौकरी किया। और उसके बाद फिर मैं एयरसेल छोड़ के वोडाफोन ज्वाइन किया। वोडाफोन में मुझे 13,500 रुपये का सैलरी मिला करता था, और वो इनकम से मेरा घर चलता था। तो इसी तरह से मेरा जीवन आगे बढ़ा, और वोडाफोन में नौकरी करते हुए फिर बाद में फिर मैं आईएमसी बिजनेस में आ गया। तो घर में उस तरह का माहौल था नहीं, उस तरह का इनकम था नहीं। मेरे पिताजी कमाते थे, बाद में मजबूरी में मुझे आना पड़ा। और लेकिन चूंकि मैं बचपन से ही मेधावी था और एम्बिशियस भी था, महत्वाकांक्षा मेरे अंदर बहुत कुट कुट के भरा हुआ था। मैं भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, अमीर बनना चाहता था। लेकिन घर के हालात और सिचुएशन की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था।
लेकिन मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहता था कि कोई काम मुझे ऐसा मिले जहाँ से चल के मैं भी अमीर बन सकूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकूँ। और उसके बाद फिर मैं आईएमसी बिजनेस में आया। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपका जीवन अगर शुरुआती समय से मैं देखूँ बहुत सारे कष्ट जैसा आपने बताया उसमें बीता, और उसके बावजूद आपने आज कंपनी में इस लेवल को हासिल किया है जो वाकई काबिल तारीफ है सर। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जब आपने शुरुआती दौर में जैसे ही आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया, तो वो कैसे आप आईएमसी की तरफ मतलब आकर्षित हुए, या आईएमसी बिजनेस कैसे आपको मिला, और फिर जब आपने शुरुआत करी तो किस तरीके के चैलेंजेस, मुझे लगता है जब आपने शुरू किया होगा तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस तो आपने फेस किए होंगे यहाँ पर भी शुरुआती दौर में, तो वो क्या थे और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? संदीप जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं नौकरी कर रहा था, वोडाफोन में नौकरी कर रहा था, तो मैं आपको पहले ही बताया कि मेरा जो परिवार था वो काफी बड़ा था और हम लोग शहर में रहते हैं, तो हर चीज जी। खरीद के खाना पड़ता था। और बीच बीच में कभी शादी, कभी बीमारी, कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते थे। फिर बच्चे भी हो गए तो बच्चों का भी खर्च बढ़ना चालू हो गया। तो वो सैलरी से हमारा वो पूरा हो नहीं पा रहा था, पूरा महीने का जो खर्च है वो चल नहीं पा रहा था। तो बीच बीच में मुझे लोगों से कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ता। तो एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठ के हम लोग हिसाब लगाए तो पता चला कि हमारे ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब वो इनकम से मेरा घर ठीक से नहीं चल पा रहा था, कर्जे बढ़ते चले जा रहे थे। तो मुझे लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि एक नौकरी करते हुए दूसरा नौकरी कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास पूंजी है नहीं, बिजनेस का एक्सपीरियंस है नहीं। तो कोई बिजनेस करना भी मेरे लिए बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। उसी दरमियान एक दिन वोडाफोन में एक व्यक्ति से मिलने के लिए मैं एक जगह पे गया, एक होटल पे गया। और उस होटल में आज मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर मनोज कुमार सिंह सर, मैं पूरे सम्मान से उनका नाम लेता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनके वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। तो वो रांची आए हुए थे किसी को आईएमसी बताने के लिए। संयोग से मेरी मुलाकात उनके साथ हो गई। मैं उस कमरे में चला गया, जिस व्यक्ति से मिलने गया था उन्होंने मुझे उस रूम में बुलाया। वहां पे जब मैं गया तो मैं देखा कि वो आईएमसी के बारे में लोगों को बता रहे हैं। सामने 5-6 चेयर में लोग बैठे हुए थे, एक चेयर खाली था, मैं भी जाके वहां पे बैठ गया। तो पहली बार उस दिन मैं मनोज सर के मुंह से आईएमसी का पूरा प्लान देखा, सुना। और मुझे लगा कि इस कंपनी में इतने सारे लोग आज सफल हो रहे हैं, इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि मैं अपने नौकरी के साथ इस बिजनेस को चालू कर सकता हूँ। जी। तो मैंने इमीडिएट वो डिसीजन लिया वहाँ पे, क्योंकि मनोज सर कुछ अपने अपलाइन के चेक लेके आए थे वहाँ पे, और उनके 1-2-3 लाख का ऐसा चेक था, वो सब हमें दिखा रहे थे। और मनोज सर उस समय गोल्ड के लेवल पे थे, तो उनका इनकम 19,000 रुपया था। बहुत अच्छा इनकम तो उनका नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये व्यक्ति 2-3 महीने से काम कर रहे हैं और 19,000 रुपया कमा रहे हैं, और बाकी जो साल 2 साल से काम कर रहे हैं उनका आज इनकम लाखों में आ रहा है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अनलिमिटेड हम लोग इनकम कर सकते हैं, और काम तो सब जगह करना पड़ता है। तो जी मैंने बिल्कुल। तुरंत डिसीजन लिया और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इसी काम को मुझे करना है। लेकिन नौकरी अभी मैं नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरा घर उसी से चलता था। तो मैं जाके उस आईएमसी को ज्वाइन कर दिया। तो मैं हमारे व्यूवर को बताना चाहूंगा कि जब मैं ये आईएमसी कंपनी को ज्वाइन किया, तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस आई, क्योंकि झारखंड में पूरे झारखंड में आईएमसी का नामो निशान नहीं था, कोई आउटलेट नहीं थे, कोई टीडी नहीं था, कोई प्रोडक्ट सेंटर नहीं था, प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं मिलता था। और यहाँ पे कोई दूसरा टीम काम भी नहीं कर रहा था कि कोई अचीवमेंट किसी के पास जो होता है ना दिखाने के लिए, जी। लोग दूसरे को सफल होते हुए देख के लोग ज्यादा मोटिवेट थे। तो यहाँ पे हमें दिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो जब मैं काम करने का शुरुआत किया, तो सुबह 9 बजे मैं वोडाफोन जाता था, ऑफिस जाता था, और करीब 10 साढ़े 10 बजे मैं फील्ड में निकल जाता था। तो वोडाफोन के साथ में आईएमसी भी लोगों को बताना चालू कर दिया। लोगों को जब बताना चालू किया तो लोगों का ज्वाइनिंग आना भी चालू हो गया। लेकिन लोग प्रोडक्ट मांगना चालू किए, और प्रोडक्ट मांगना चालू किए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई सेंटर नहीं होने की वजह से और मेरे पास पैसा नहीं होने की वजह से मैं उनको प्रोडक्ट नहीं दे पाता। तो पहला महीना मुझे याद है मैंने 127 लोगों का ज्वाइनिंग किया था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत मेहनती था। तो हर व्यक्ति को मैं आईएमसी बताना चालू किया, उनके कांटेक्ट में उनके और जान पहचान के लोगों के पास जाना चालू किया। और 127 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद मैं उनको प्रोडक्ट ठीक से नहीं दे पा रहा था। तो मनु सर किसी तरह कुछ प्रोडक्ट भिजवाए थे, तो 10,000 पीवी का प्रोडक्ट मुझे मिला था। वही पहला महीना मैं लोगों को दिया, और मेरा पहला जो चेक बना था इस कंपनी में 1,029 रुपए का चेक बना था। तो शुरुआती दौर में मुझे यही चैलेंज आया कि लोग जल्दी विश्वास नहीं कर रहे थे, कोई अचीवमेंट नहीं था लोगों के पास, कुछ दिखाने के लिए हमारे पास नहीं था, उस तरह का नॉलेज नहीं था। मुझे याद है कि तब प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं मिलता था, तो मैं प्रोडक्ट कैटलॉग का जेरोक्स करा के उसको पिन करके लोगों को उससे प्लान दिखाता था, और अपने जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे उनको भी मैं जेरोक्स करके देता था। और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था और कोई मीटिंग नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो फिर भी हम लोग लगे रहे, टिके रहे, और धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाए। वेरी नाइस। तो एक बात तो बड़ी चरितार्थ होती है यहाँ पे, हम कहावत कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह।
तो आपकी जी इस बातों से ये बड़ी चीज विजुअली दिख रही है कि जब आपने चाह लिया जिस चीज को, उसके लिए फिर कोई रुकावट आपकी बाधा नहीं बन सकती। बिल्कुल। बट जैसे कि सर आपने बताया कि शुरुआती समय में बहुत सारे चैलेंजेस हुए, इनकम बहुत कम थी, परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, मे बी ब्रदर सिस्टर्स की थी, और मे बी आपकी भी शादी हो चुकी थी, उनकी भी जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर। तो ऐसे समय में कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, कई बार उनको दिक्कतें जब आती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे समय में कई बार ये सुनने को मिलता है अक्सर कि सफल या कामयाब व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक परिवार का, एक महिला का योगदान होता है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके परिवार के बारे में कि कैसे आपके परिवार ने आपको इस दौरान सपोर्ट किया, जिससे कि आप बुलंदियों को छूते चले गए और आज इस मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल संदीप सर, जो आप बात बोल रहे हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मेरा परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा। स्पेशली मेरी वाइफ का, मेरे भाई का, मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा। क्योंकि जब पहला महीना मैं काम करना चालू किया, लोग जुड़ रहे थे, और उनको जब मैं कुछ प्रोडक्ट दिया तो मुझे रिपीट प्रोडक्ट का ऑर्डर आना चालू हो गया। लोग दोबारा पेस्ट मांगना, तुलसी मांगना, ये सब चालू कर दिया। और उस टाइम पे ज्वाइनिंग के समय एक छोटा सा किट आता था हमारा, 25 रुपए का, वो प्रोडक्ट कैटलॉग ही होता था। तो ज्वाइनिंग उसी से होती थी। तो मैं लोगों को जब किट देता था तो उसको ऐसे पन्ना पलट के वो लोग देखते थे, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट वो लोग डिमांड करते थे कि मुझे पाइल्स का टेबलेट चाहिए, मुझे शुगर का चाहिए, या मुझे और भी कुछ चाहिए। तो जब इतना डिमांड होने लगा और प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं बहुत प्रयास किया कि किसी को मैं तैयार करूँ यहाँ पे आउटलेट खुलवाने के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति नई कंपनी में भरोसा नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे मुझे मिले जो बोले कि भाई पहले तुम लुधियाना का टिकट कटाओ, तुम्हारे एमडी से मिलूंगा, तुम्हारा फैक्ट्री देखूंगा, सब कुछ देखने के बाद अगर मुझे लगा तब मैं तुम्हारा सेंटर यहाँ पे खोलूंगा, आउटलेट खोलूंगा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और इतना दूर तक मैं सोच नहीं पाता था, तो लोग कोई तैयार नहीं हो रहे। तो एक दिन मैं ऐसे घर में बैठ के हताश निराश होकर बैठा था। तो मेरी वाइफ मुझे देखी और बोली, क्या बात है, आज बहुत आप उदास नजर आ रहे हैं। तो फिर मैं बोला कि देखो ऐसा है कि काम तो बहुत अच्छा चल रहा है इसी का, और मुझे लग रहा है कि हमारी सारी समस्याएं और सारी दिक्कतें जो है, कर्जे यहाँ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो सेंटर नहीं खुल पा रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, पता नहीं मेरे से काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरी वाइफ बहुत कुछ देखी, मुझे उदास चेहरा मेरा, बहुत कुछ सोची। उसके बाद वो अंदर गई, अलमीरा खोली, और उसका जितना भी ज्वेलरी था वो सारा ज्वेलरी उठा के मेरे हाथों में वो रख दी, और बोली इसको भेज दीजिए। तो एक पल के लिए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतना बड़ा सेक्रीफाइस एक महिला के लिए, पति के बाद सबसे ज्यादा अगर उसके लिए कीमती या प्यारा होता है तो ज्वेलरी ही होता है। फिर भी वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे सपनों के लिए वो इतना बड़ा कुर्बानी देने को तैयार हो गई। उस दिन तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन 2 दिन के बाद फिर मुझे मरता क्या ना करता, कोई उपाय नहीं जब समझ में आया, तो मैं वो सारा ज्वेलरी उठा के मुथूट फाइनेंस गया, वहाँ पे गिरवी रखा, 53,000 का लोन लिया। और बगल में एक महिला इंटरेस्ट पे पैसा देती है, मेरी माँ से बात किया, मेरी माँ का उनके साथ दोस्ती था, वो 5% इंटरेस्ट पे 50,000 रुपया वो ला के दी। और 1 लाख रुपया मैं मनोज सर के अकाउंट में डाला। मनोज सर बिहार से 1 लाख रुपया का प्रोडक्ट ट्रेन में लाद के और सुबह सुबह रांची पहुंच गए। और जैसे वो प्रोडक्ट मेरे पास आया, फिर मैं अपने टीम के लोगों को बुला के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, और बोला 2 लोगों को कसम खिलाया कि इस महीना तुमको सुपरस्टार बनना है, उसके लिए जी जान लगा देना है, मैं आपके साथ हूँ, दिन रात हम लोग काम करेंगे। और फिर अगले ही महीना, सेकेंड महीना में 2 सुपरस्टार मेरे टीम से निकले और मैं गोल्ड स्टार बन गया। और बीच बीच में बहुत बार ऐसी भी समस्या हुई, चूंकि मेरे ऊपर कर्ज भी थे, घर का खर्च भी था, और गोल्ड बनने के बाद मैं नौकरी छोड़ दिया। तो कभी कभी 20-25 तारीख के बाद ऐसा होता था कि मुझे कहीं मीटिंग में जाना है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे समय में मेरा भाई मुझे कभी 200, कभी 500 रुपया, इस तरह का भी वो लोग हेल्प किए ट्रेवलिंग के लिए या खाना खाने के लिए। तो बगैर फैमिली का सपोर्ट का बड़ा काम नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा रोल मेरे फैमिली का रहा। मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा फैमिली मिला, ऐसा सब लोग साथ देने वाले लोग मिले। स्पेशली मेरी वाइफ मुझे बहुत अच्छी मिली, जो कि मुझे समझती है, घर के हालातों को समझती है, और सब कुछ कुर्बानी करने के लिए, निछावर करने के लिए वो तैयार है। इसी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं उनका इनिशियल विश्वास था जो उन्होंने गहने के रूप में आपको दिया, और वो विश्वास आपने कायम रखा और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। सो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। संजय सर, ये देखा जाता है कि जब हम बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो या तो हमें बिजनेस को और ज्यादा तेजी से करने के लिए प्रेरित करते हैं, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें कई बार मजबूर कर देते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि इंसिडेंसेस के कारण वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस आया जिसने आपको झंझोड़ दिया और आपको इस कदर प्रेरित कर दिया कि आपने कुछ कुछ ऐसा प्रण लिया जिसको आपने कहा कि मैं अब तो ये कर गुजरूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं? ऐसा कुछ हुआ वाकई आपके साथ? जी, ऐसे तो कई मौके आए जहाँ पे मुझे एक पल लगा कि मैं बिजनेस छोड़ दूँ, और कई ऐसे मौके भी आए जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हो गया, मोटिवेट हो गया, और लगा कि अब तो दुनिया को दिखा देना, अब तो करके दिखाना है।
और बड़ा सफलता हासिल करना है। तो ऐसा मैं 2 घटना यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। एक बार जब मैं गोल्ड स्टार था, रूबी बनने वाला था। उस महीना मेरा गोल सेट था कि इस महीना मुझे रूबी निकालना है। तो मेरे ख्याल से वो चौथा या 5वां महीना था इस बिज़नेस में। तो क्या हुआ कि उस समय जो जॉइनिंग का ऑप्शन था कंपनी में, वो सिर्फ़ वो ₹25 का जो किट आता था, उसी के अंदर जॉइनिंग फॉर्म होता था और एसोसिएट आईडी वहीं पे चिपकाया हुआ रहता था। तब ऑनलाइन, जैसे आज हम ऑनलाइन जॉइनिंग करते हैं, वो सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम पे क्या है कि चूंकि प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट सेंटर जो आउटलेट हमारा टीडी कम होने की वजह से वो कई बार नहीं मिल पाता था। तो एक बार ऐसा हो गया कि थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया और लगभग 20-25 दिन तक वो किट जो है, ज्वाइनिंग किट, हमें मिल ही नहीं पाया। और मेरे टीम में बहुत सारे लोग एक्टिवली काम करना चालू कर दिए थे, बहुत सारे लोग फुल टाइम में काम कर रहे थे। तो 15-20 दिन के अंदर करीब 200-250 ज्वाइनिंग हमारे पास आ गई। अब लोग क्या कर रहे थे, अपने डायरी पे उसका कस्टमर का सारा डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर और उनका जेरोक्स सारा केवाईसी का वो ले लेके अपने पास जमा कर रहे थे। और हर दिन मेरे पास 10, 15, 20 फोन आते थे, सर फॉर्म आया, फॉर्म आया, फॉर्म आया। तो एक दिन मैं बैठ के सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ और ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आ रही है, फॉर्म नहीं है जिसकी वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, इस महीना मैं रूबी का सोच के मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे में कैसे होगा, पता नहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ऐसे मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। लेकिन कहा गया है ना बिजनेस में कि जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आपके अंदर नेगेटिविटी हावी होता है या आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो तुरंत अपने एक्टिव अपलाइन को फोन लगाइए। मैं तुरंत मनोज सर को फोन लगाया। वो कहीं पे मीटिंग कर रहे थे। मैं उनको बहुत हताश निराश होकर बोला कि सर, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इस महीना मेरा रूबी का गोल सेट किया हुआ है, मेरे टीम में भी लोग अचीवमेंट ले रहे हैं और फॉर्म का बहुत बड़ा समस्या आ रहा है, सर ऐसे में कैसे काम होगा, ऐसे में तो लोग हताश निराश होकर रुक जाएंगे। तो बोले कि देखो संजय, ऐसा है कि कोई भी बड़ा काम जब हम लोग करते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और ये चैलेंजेस जो है ना, ये चैलेंज से ही एक लीडर होता है जो बाहर आने का मौका ढूंढता है और इससे आपको हार नहीं मानना है, इसका हम लोग रास्ता ढूंढेंगे। मनोज सर बोले आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय लगाता हूँ। और अगले 3-4 दिन के अंदर में मनोज सर पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके और 200 फॉर्म वो मेरे पास भिजवा दिए। तो जैसे मेरे पास फॉर्म आ गया, उसके बाद फिर मैं उसी महीना रूबी का भी लेवल अचीव कर लिया, मेरे टीम में भी लोग अचीवमेंट ले लिए, तो मेरा हौसला थोड़ा बढ़ गया। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, अपलाइन के बिना ये बिजनेस करना बहुत टफ है, अपलाइन ही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा देता है। तो मैं वहां फिर बिजनेस आगे करने लगा। उसी साल 2015 में मैं बिजनेस स्टार्ट किया। एक दूसरा घटना ये हुआ कि सितंबर 2015 में हरिद्वार में कंपनी का एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हो रहा, हर साल होता है। उस इवेंट में मैं गया था। उस इवेंट में जब मैं गया, तब मेरा लेवल रूबी का था। तो वो इवेंट जो 4 दिन तक चला, मैं वहां पे जाके बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया। वहां पे मैं सीपीज का सेलिब्रेशन और बड़े बड़े लेवल का जो सेलिब्रेशन है वो मैं वहां पे देखा। ये सब कुछ देखने के बाद मेरे अंदर बहुत जोश आ गया और किसी कारण से मैं हरिद्वार से सीधा लुधियाना चला गया, कोई काम की वजह से हेड ऑफिस गया कंपनी। जब उस ऑफिस में मैं पहुंचा, हेड ऑफिस में पहुंचा, पहली बार मैं ऑफिस देख रहा था, बहुत सारा फोटो खिंचा रहा था, सारे स्टाफ से मिल रहा था। मेरे साथ वेद सर भी थे। वेद सर सारे स्टाफ से मुझे मिलवा भी रहे थे, एमडी सर से भी मुलाकात हुई। लेकिन वहां पे एक घटना ऐसा घटा, मैं जब ऑफिस में गया तो वहां पे रिसेप्शन का जो एरिया था, वहां पे एक लड़की बैठती थी, रिसेप्शनिस्ट। उसके ऐसे पीछे जो वॉल होता था, दीवार, उसमें एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। और वो बड़ा सा जो बोर्ड था, नोटिस बोर्ड, वहां पे लगभग 24-25 लोगों का चेक लगा हुआ था। वो चेक का अमाउंट 1 लाख से ऊपर का था, कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरह से। तो मैं वो मैडम से पूछा कि मैडम ये चेक किनका लगा है। वो बोले कि सर, पिछले महीना जिन लोगों का 1 लाख से ऊपर इनकम आया, वो लोगों का चेक यहाँ पे लगा है। तो मुझे लगा कि सिर्फ 24-25 लोग 1 लाख रुपया से ऊपर कमा रहे हैं, उसमें 4-5 लाख रुपए तक का भी अमाउंट था। एग्जैक्ट हाईएस्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे उस दिन एक प्रेरणा मिला कि अगर यहाँ पे लोगों का चेक लगता है, तो संजय साहू, तुमको भी यहाँ पे चेक लगवाना चाहिए। और संदीप जी, मैं वहां पे एक बहुत बड़ा मतलब कसम खा के आया कि अगले 2 महीने के अंदर मेरा चेक यहाँ पे लगना चाहिए। और जी तोड़ मेहनत किया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मैं चेयरमैन बना 10 महीने में। और जब चेयरमैन बना तो मेरा इनकम 2,84,692 रुपया आया। मैं जैसे क्लोजिंग हुआ, पे आउट शो हुआ, मैं पहला कॉल कंपनी का, तब टोल फ्री नंबर नहीं होता था, कंपनी का एक रिसेप्शन का नंबर होता था, उसमें मैं कॉल किया, वही लड़की उठाई। मैं बोला कि मैडम गुड आइम सी, अभी आप कहाँ पे हैं। वो बोले कि मैडम सर, मैं वहीं पे जहाँ पे मेरा सीट है। मैं पूछा कि मैडम, आपके पीछे नोटिस बोर्ड में चेक लगा है क्या, जो 1 लाख से ऊपर कमाते। बोले बिल्कुल सर। मैं बोला कि वो आप थोड़ा बोर्ड देख के मुझे बताइए, उसमें संजय कुमार साहू का नाम का कोई चेक है क्या। वो बोले कि यस सर, संजय कुमार साहू 2,84,692 रुपए का चेक लगा हुआ। संदीप जी, उस दिन जो मुझे खुशी मिला ना अंदर से, मतलब उसके बाद तो मैं मतलब रुका नहीं। उसके बाद फिर मैं अलग चैलेंज लिया कि मुझे सीपी जाना है। यानी कि मैं हमेशा कंपटीशन में रहा, अगर लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं ये सोच के साथ, ये माइंडसेट के साथ काम किया कि मुझे अब सीपी बनना है। जब वेद सर बने, मनोज सर बने, तो अगला नंबर मैं बोला मनोज सर की टीम में पहला कोई सीपी बनेगा तो संजय साहू बनेगा। और मैं हमेशा कंपटीशन उनके साथ किया। फिर मैं सीपी बना। सीपी बनने के बाद
मैं एक और चैलेंज लिया कि मुझे इस कंपनी का नंबर 1 चेक लेना है, और अप्रैल 2019 में मैं इस कंपनी का नंबर 1 चेक भी लिया। उसके बाद फिर जब सीपी बना तो मुझे एक और ड्रीम मेरे अंदर आया कि मुझे अब टॉप 10 में घुसना है, क्योंकि कंपनी जो मैनेजमेंट है वो टॉप 10 के साथ मीटिंग करती है, और टॉप 10 में होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर मैं उसके लिए जी तोड़ मेहनत किया, और कभी मैं अपने चेक को गिरने नहीं दिया, और टॉप 10 में मैं सीपी के बाद शामिल हुआ, जो आज तक मैं शामिल हूँ। इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सो कहीं ना कहीं आपने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है जितने भी हमारे व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, कि एक स्ट्रांग कमिटमेंट लेना, और कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज के ऊपर हमें अपने अपने दिल में एक चुभन, या एक मैं कह सकता हूँ एक गोल या एक किक, जो भी आप कह लीजिए जिस भी पैरामीटर में, वो लेना बड़ा जरूरी है। और वो चीज आपको निरंतर निरंतर करती है, कि प्रेरित करती है, निरंतर आपके प्रेरणा का भंडार भरती है आपके अंदर, जिससे आप अपने गोल से अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। वेरी नाइस साउथ सर। साउथ सर, जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि हमारा ये बिजनेस है लीडरशिप का, जैसे आपने कई बार अभी भी अपने बातों में जिक्र किया कि आपको अपलाइन से बहुत सपोर्ट मिला, और ये कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जहां पर हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे ग्रुपों में छोटी मोटी, क्योंकि अब हम सब यंग हैं, हम सब एडल्ट हैं, तो हम सब में कई बार विचारों का मतभेद बड़ा कॉमन सब हो जाता है। तो ये देखा जाता है कई बार इस वजह से भी लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसको आप कहाँ देखते हैं, और कैसे अपनी टीम में, क्योंकि आज आपकी इतनी बड़ी टीम है, आप सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पर हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में लीडर्स हैं आपकी टीम में, तो आप कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं, और करते चले आ रहे हैं, और आज भी कैसे मैनेज करते हैं कि अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप में कभी भी खटास ना आए, उसको हमेशा बराबर मेंटेन किया जाए, जिससे कि हम सब एक गोल के साथ, एक ध्येय के साथ आगे बढ़ते रहें और निरंतर सफलता की तरफ आगे जाते जाएं। बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे। रिलेशनशिप जो है सर, ये ही बिजनेस को चलाता है एक्चुअल में। और चूंकि हम लोग नेटवर्क बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और ये लोगों का बिजनेस है। और जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता है, डिफरेंट टाइप के लोग हमारे ग्रुप में आते हैं, डिफरेंट सोच के लोग आते हैं, डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, और सबका सोच अलग अलग होता है। तो ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े मनमुटाव ये सब कुछ ग्रुप में चलता रहता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन द बिजनेस। अगर आप अपने टीम के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं तो फिर बिजनेस के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिजनेस अपने आप होता है। काम हमें रिलेशनशिप के ऊपर करना चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ अपलाइन को भी कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और कुछ चीजों को डाउनलाइन को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, डिस्प्यूट को खत्म करना है तो एक माइंडसेट के साथ हमें चलना पड़ेगा। लंबा रिलेशनशिप तब टिकता है, या तो आप माफी मांग ले या फिर आप माफ कर दें। ये दोनों चीज बिल्कुल। आपको साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपकी गलती है, आप माफी मांग ले। अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले की गलती है लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है, तो आप उसकी नादानी समझ के उसको माफ कर दे। तो जब तक हम चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे तब तक रिलेशन बढ़िया सुधर नहीं सकता। और अगर हमारे टीम में रिलेशन अच्छा नहीं रहा तो बिजनेस में कहीं ना कहीं खटास आ जाएगा, बिजनेस कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और जो ग्रोथ हम सोच रहे हैं, जो हम सक्सेस चाह रहे हैं, वो सक्सेस से हम पीछे रह जाएंगे। कई बार मेरी टीमों में भी, चूंकि अब मेरा टीम 4 लाख के आसपास लोगों का हो चुका है, तो मेरी टीम में भी छोटे मोटे विवाद आपस में लोगों के होते रहते हैं। वहां पे अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे टीम में 2 अपलाइन डाउनलाइन, मेरे टीम में कोई चेयरमैन है, उसके नीचे कोई रूबी है, और किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आपस में तनाव आ गया, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे वो इन्फॉर्मेशन, वो न्यूज मेरे तक आता है, मैं इमीडिएट क्या करता हूँ, क्या होता है कि कई बार आप अगर चीजों को नजरअंदाज करते हैं और इसको अगर ज्यादा दिन तक छोड़ देते हैं, तो उनके बीच का जो खाई है ना, वो काफी गहरा हो जाता है, दूरी जी। काफी बढ़ जाता है, और बाद में फिर उनको साथ लाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक फार्मूला पे काम करता हूँ कि अगर मेरे टीम में कोई भी डिस्प्यूट हुआ और जैसे मुझे पता चला, मैं सारा काम छोड़ के पहले मैं दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। अगर नजदीक में है तो मैं उनके घर पे चला जाता हूँ, दोनों को साथ में बिठाता हूँ, और एक दूसरे से पूछता हूँ कि बताओ भाई, तुमको इनसे क्या प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी बात है जो तुमको अच्छी नहीं लगी। मैं एक दूसरे का बात सुनता हूँ, और वहां पे मैं वकील वाला भूमिका नहीं, जज वाले भूमिका में रहता हूँ। मैं किसी का तरफदारी नहीं करता हूँ, वहां पे जो जेन्युइन है वो चीज मैं देखता हूँ, और दोनों को फिर अलग अलग ले जाके समझाता हूँ। डाउनलाइन को ये समझाता हूँ कि देखो, अगर बड़ा सक्सेस चाहिए तो अपलाइन से बना के रहो, क्योंकि कल तुमको अपलाइन का जरूरत पड़ेगा, मीटिंग चाहिए होगा, उनको दिखाना पड़ेगा। और अपलाइन को भी मैं ये समझाता हूँ अलग से ले जाके, देखो तुम्हारा बहुत एक्टिव ये डाउनलाइन है, जो आपके टीम में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, बड़ा टर्नओवर दे सकता है, और कल तुमको सीपी बनना है तो 50 लाख बीवी के लिए ऐसे लोग तुमको चाहिए। तो छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे लोगों को नहीं खोना चाहिए। तो दोनों को अलग तरीके से मैं समझा के और उनके बीच के लड़ाई झगड़े को मैं खत्म करता हूँ।
कई बार मेरे से भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, जाहिर सा बात है, कई लोगों का सोच अलग होता है, तो मैं मनोसर को बिल्कुल, वो तो इन्वॉल्व है। कर लेता हूँ। देखो, एक तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। पहले मैं खुद कोशिश करता हूँ बातचीत से मामला सॉल्व करूँ, लेकिन कई बार ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो मैं मनोसर को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि इस बिजनेस में हम सब लोग एक कॉमन मकसद से आए हैं, सबको हमको सक्सेस चाहिए, सब अमीर बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं कि बर्तन जब ज्यादा रहता है तो आपस में टकराता है, तो उसी तरह से यहाँ पे लोग ज्यादा हैं तो सबके विचार नहीं मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी दिखाते हुए छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए और लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए। और मेरा मेरा ये सोच है कि अगर हम किसी से माफी मांग लेते हैं ना, तो हम छोटे नहीं होते, बल्कि हम उनकी नजरों में महान हो जाते हैं। तो हमें लोगों बिल्कुल। की नजरों में महान होना है और आगे बढ़ के, अगर आपके एक सॉरी बोलने से मामला सुलझ सकता है, लोग ठीक हो सकते हैं, आपके आपके बीच में प्यार बढ़ सकता है, तो ये बिल्कुल कर लेना चाहिए। वेरी तो मैं राइट, इस तरह बिल्कुल से सही काम कहा करता सर। हूँ। जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपने बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया, जो कई बार हम सुनते हैं, और आपने बखूबी उसको एक्सप्लेन कर दिया कि फॉरगिव एंड फॉरगॉट का फॉर्मूला हमें अपनाना चाहिए, भूल जाओ और माफ कर दो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे लीडर्स जो अभी अपकमिंग लीडर्स हैं या जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सीरियसली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और उनको अगर अपनी टीम में इस तरीके के चैलेंज आते हैं, तो आपसे बहुत अच्छा उनको टिप्स मिली है सर, कि वो अपने बिजनेस को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं या इस रिलेशनशिप को कैसे और बढ़िया बना सकते हैं। सर, देखा जाता है कि जैसे जैसे लीडर छोटी छोटी सक्सेस को अचीव करते जाते हैं, तो कई बार ये देखा जाता है कि लीडर्स में जो ये कहीं ना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक करेगा ये क्वेश्चन, कि ये होता क्यों है टकरार। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ ईगो आ जाता है। कोई अगर एक सिल्वर चला गया या गोल्ड चला गया या चेयरमैन चला गया, तो कई बार देखा जाता है कि झूठे मतलब ईगो के चक्कर में कई बार ये टकरार होती है टीम में। तो आपका क्या मतलब नजरिया है इसके प्रति, कि जब हम लीडरशिप के पायदान पर जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें इस सक्सेस को कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए? बिकॉज कई बार लोग इस सक्सेस को मैनेज नहीं कर पाते, और उस वजह से भी कई बार वो ईगो क्लैशेस होते हैं और कहीं ना कहीं टकरार होती है। तो क्या लगता है सर, इसमें क्या फॉर्मूला आप अपनाते हैं, और आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए संदीप सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 6 वर्षों का, और जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, शुरू शुरू में जब लोग आते हैं इस बिजनेस में, तो वो एक ड्रीम लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, वो नीडी होते हैं, या तो उनके ऊपर कर्जे होते हैं, या उनका इनकम कम होता है, या वो अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ जरूरतें होती है, कुछ मजबूरियां होती है, उस सबको दूर करने के लिए वो आ जाते हैं बिजनेस में, कि चलो भाई, यहाँ से मैं 20,000 कमा लूँ, मैं 30,000 कमा लूँ, मैं 50,000 कमा लूँ, तो मेरा लाइफ स्मूथ हो जाएगा, मेरे ये कर्जे चुक जाएंगे, मैं एक अच्छा घर बना लूंगा, बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएगी, या मेरा लाइफ स्टाइल ठीक हो जाएगा। तो शुरू शुरू में वो क्या होते हैं ना, वो पूरा सरेंडर किए हुए रहते हैं अपलाइन के ऊपर। शुरू शुरू में वो सारी बातों को मानते हैं, सीखने के कोशिश में लगे रहते हैं, वो मीटिंग में आते हैं, वो जो अपलाइन के गाइडलाइन में काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि जब वो रूबी, डायमंड, चेयरमैन, अम्बेसडर तक पहुंच जाते हैं, मैं सारे लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनकम में पहुंच जाते हैं, थोड़ा उनको मीटिंग करना आ गया, थोड़ा उनको बोलना आ गया, थोड़ा उनको पीपीटी बनाना आ गया, थोड़ा उनका टीम बन गया, तो फिर वो उनको लगता है यार अब मैं सब कुछ हो गया हूँ, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे सब आता है, अब मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, अब मेरा डाउनलाइन मुझे सिखाएगा क्या। तो ऐसा एक सोच उनके प्रति, लोगों के प्रति आ जाता है। अब उनके पास कोई व्यक्ति फोन किया कि सर ये कंपनी का ये ऑफर चल रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बोलता, तुम्हारा सिल्वर कौन है, तुम्हारा गोल्ड कौन है, तुम उसको फोन लगाओ, मुझे क्यों फोन लगाए हो। अब उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। कोई इसको फोन करता है कि सर मुझे एक मीटिंग चाहिए, पहले पूछता है कि 100 लोग रहेंगे तभी मैं आऊंगा। बताओ, अभी वो छोटा 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 टीम है, अभी बिजनेस चालू किया है, आप चेयरमैन बन गए, आप अम्बेसडर बन गए, आप डायमंड बन गए, लेकिन बेचारा अभी शुरू किया है, वो 100 लोगों को कहाँ से लेके आएगा। तो बेसिक काम को कभी नहीं हमें भूलना चाहिए और ना छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें पूरा सम्मान, पूरा रिस्पेक्ट अपने टीम को देना चाहिए। एक अपलाइन को क्या चाहिए, एक अपलाइन को चाहिए सम्मान और रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए उसको। और बिल्कुल। एक डाउनलाइन को क्या चाहिए, उसको अपलाइन से प्यार चाहिए, उसका केयरिंग ऑब्वियसली। चाहिए, है ना, कि मेरा अपलाइन मुझे केयर करे, मैं कहीं पे रुक गया, फंस गया, कोई परेशानी में पड़ गया, तो मेरा अपलाइन मेरी सुने, मेरे प्रॉब्लम को समझे और वो दूर करे, वो मुझे सपोर्ट करे, मुझे आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर जो एक अपलाइन का सोच होता है कि मेरा इस लेख से 30,000 बीवी कैसे आता है, वो इस चीज पे फोकस करता है कि 30,000 बीवी कैसे आता है। हम्म। लेकिन डाउनलाइन ये सोचता है कि मुझे 30,000 रुपया का इनकम कैसे आए। अब अपलाइन सोचता है कि मेरा 30,000 बीवी आ गया तो मेरा ये लेग मेंटेन हो गया, मेरा तो काम चल गया। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस लेग से अगर 30,000 बीवी आया तो काम तो मेरा चल गया, लेकिन 30,000 बीवी से क्या उसको इतना इनकम आ गया कि उसका घर चल पाए।
या वो इस बिजनेस में टिक पाए। तो हमें उसके ग्रोथ के बारे में भी सोचना चाहिए और सारे टीम को हमें एक नजर से देखना चाहिए। ऐसा नहीं, कई ऐसे भी अपलाइन होते हैं जो पक्षपात करते हैं, किसी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, किसी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। तो वो भी लोगों को दिखता है और लोग बहुत होशियार होते हैं, छोटी छोटी बातों को समझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों को भूलना चाहिए और हमें अपने मिशन को याद रखना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, भगवान ने हमें कौन सा ऐसा क्वालिटी दिया है। अगर इतने लोग सीपी तक जा रहे हैं तो हमें भी सीपी तक हमें भी पहुंचना चाहिए। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें अपने पूरे टीम को केयर करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जो डाउनलाइन जो है अपलाइन के प्रति थोड़ा वो नाराज हो जाता है, किसी बात से वो दुखी हो जाता है, वो दुखी होना वो बंद हो जाएगा और अपलाइन को भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो मेरा कहना है कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो पैसा का ईगो कभी भी, पैसा बोलते हैं ना, जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं रखना चाहिए। अब लोग सोचते हैं मैं कार ले लिया, मेरे पास तो 1 लाख का इनकम हो गया, मैं ऐसा घर बना लिया, मेरा तो इतना बड़ा टीम हो गया। तो अभी क्या उसका अंदाज बदल जाता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन उसको वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब उसका स्ट्रगल का दिन था, कैसे लोग उनको सपोर्ट किए, कैसे अपलाइन उसको सपोर्ट किया और क्या सोच के इस बिजनेस में आया। तो वो चीज हमेशा उसको लास्ट डे तक उसको याद रखना चाहिए और हमेशा अपने एक छोटा अचीवमेंट अगर उसको मिल गया तो बड़े अचीवमेंट के बारे में सोचना चाहिए, अपने गोल को बड़ा करना चाहिए और ऊपर देखना चाहिए कि और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि मेरे से बाद में आए और बड़ा सफलता हासिल किए। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। और उसके लिए उसको प्लानिंग करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। एक और इसी से मिलता जुलता सवाल है कि अगर एक लीडर को संजय जी बनना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे ही उतार चढ़ाव रहे होंगे, हो सकता है उनकी स्टोरी थोड़ी सी अलग हो, मगर वो संजय जी वाला जो माइंडसेट है वो कैसे लाया जाए? कुछ हमारी ऑडियंस को आप टिप्स दीजिए। देखिए, ये बड़ा अलग सा सवाल आप पूछ लिए, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच गया, आज इतना बड़ा इनकम, इतना बड़ा अचीवमेंट मैं कैसे कर लिया। क्योंकि मैं अगर सच पूछे तो सर मैं इतना बड़ा ख्वाब और इतना बड़ा सोच लेके तो इस बिजनेस में नहीं आया था। लेकिन क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं और कोई चीज सोचते हैं, आप एक छोटा गोल लेके आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि मुझे गोल्ड बनना है, अब गोल्ड बन जाते हैं। तो गोल्ड बनते हैं तो फिर आपका सोच और बड़ा हो जाता है, अरे मैं गोल्ड बन गया। अब गोल्ड बनना ना, जब तक हम किसी लेवल को नहीं लेते हैं तब तक हमको लगता है ये लेवल बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन जैसे हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं फिर लगता है अच्छा इतना आसान था तो मैं बन गया। और जब लोग नहीं बन पाते तो लगता है अरे यार वो काम ही नहीं कर रहा है, इतना आसान है लेवल लेना। तो मैं क्या करता, जैसे गोल्ड लिया तो गोल्ड के बाद मैं नेक्स्ट तुरंत एक नया टारगेट ले लेता था, नया गोल सेट कर लेता था कि अब मुझे चेयरमैन बनना है। चेयरमैन गया तो मुझे अब इस लेवल पे जाना है, फिर उस लेवल पे जाना, फिर उस लेवल पे जाना, फिर नंबर 1 का चेक लेना है, फिर मुझे टॉप 10 में घुसना है, फिर मुझे इस साल का इतना कमाना है, फिर मुझे ये कार लेना है। तो इस तरह का मैं करना चालू कर दिया। दूसरा है कि अगर किसी को संजय साहू बनना है, मतलब सीनियर सीपी या कंपनी के टॉप लेवल पे जाना है, मतलब कहने का मतलब वही, संजय साहू का मतलब टॉप लेवल। ऑब्वियसली। तो टॉप लेवल पे अगर जाना है तो यहाँ पे ना एक माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। हमें खुद से पहले अपने टीम के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद से पहले हमें अपने टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैं सबसे पहले चेयरमैन बना, तो चेयरमैन बनने के बाद मैंने एक गोल सेट किया कि मैं अपने टीम के 100 लोगों को चेयरमैन बनाऊंगा। और मैंने एक ग्रुप बनाया 500 चेयरमैन ग्रुप, जिसमें मैं अपने एक टीम के जितने भी सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड जो एक्टिव लोग थे उनको मैं उस ग्रुप में डाला, उनके साथ मैं अलग से मीटिंग किया, उनको माइंडसेट दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको मीटिंग दिया, अपने कॉन्टेक्ट में रखा, पर्सनल काउंसलिंग किया। और धीरे धीरे करके आज मेरे टीम में लगभग 150 लोग चेयरमैन बन गए। जब 150 लोग चेयरमैन बन गए तो मैं सोचा अब क्या, अब क्या। अब मान लीजिए कि 15 से 20 लाख महीने का इनकम आ रहा है, साल का 2 करोड़ आ रहा है और 150 लोग चेयरमैन हो गए। मेरे टीम में अभी लगभग 4 लोग ऐसे हैं जो इसी साल में क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं बोला कि वो बोलते हैं ना कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, ये लोग डायलॉग मारते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे रुकना नहीं है। अब मैं एक नया टारगेट लिया हूँ कि मुझे अब अपने टीम से 1000 लोगों को चेयरमैन बनाना है। तो सारे चेयरमैन के साथ में मिला और बोला कि आप अपने एक्टिव लोगों का लिस्ट तैयार कीजिए कि कौन कौन चेयरमैन अगले 1 साल में बन सकते हैं, और उन लोगों का लिस्ट बना के और उनके साथ हम लोग काम चालू करेंगे। फिर मैं डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग डिजाइन किया, डिफरेंट टाइप का वर्कशॉप डिजाइन किया और लगातार लगातार, अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से मैं रुका हूँ, लगातार अलग अलग एरिया पे जाके मैं वो कंटिन्यू करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, आपको लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहना पड़ेगा, 5 साल के विजन को लेके आपको काम करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, अगले 2 साल में आप कहाँ होंगे, अगले 5 साल में कहाँ होंगे, अगले 10 साल में कहाँ होंगे, इस सोच के साथ हमें इस बिजनेस में आना पड़ेगा। और हमेशा अपने आप को अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति सरेंडर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, उनके गाइडलाइन में काम करना चालू करिए। 100% हर व्यक्ति यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट और कोहिनूर बन सकता है।
तो यहाँ पे कुछ बड़ा चीज नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजों को हमको दोहराना है। और यहाँ पे मतलब मुझे कितना आता है, मैं पहले कौन सा बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं डॉक्टर हूँ कि इंजीनियर था कि मैं टीचर था, क्या था, आप उस फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन इस फील्ड का मास्टर आपका एक्टिव अपलाइन है। तो अगर आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो अपने एक्टिव अपलाइन को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और हमेशा उनके मार्गदर्शन में काम करिए, 100% आप आगे बढ़े। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि देखिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि आप उस चीज को करते करते सीखें, और दूसरा तरीका है कि आपके पास जो हमारी एलओएस होती है, जहाँ पर सफल लीडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जिस उस रास्ते से जा चुके हैं, तो उनसे आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सही आपने बोला। थैंक यू सो मच संजय सर, आपने आज हमारे इस शो में आए, और हमारे जितने भी व्यूअर्स आज आपको लाइव देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा, मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि आपने बहुत ज्यादा उनको प्रेरित किया है। सो थैंक यू वंस अगेन कि आपने अपने समय में से आज के हमारे शो के लिए समय निकाला और हमारे साथ बहुत सारी अपनी सफल यात्रा की स्टोरीज को शेयर किया और लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि आप जरूर हमारे साहू सर के जो आपके सक्सेस यात्रा या सफल यात्रा को आपने सुना, उससे बहुत ज्यादा प्रेरित हुए होंगे, और जितनी भी बातें या जितने भी टिप्स यहाँ पर उन्होंने आपको शेयर किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उसको जरूर फॉलो करेंगे और अपनी सफलता के मार्ग को आगे प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि घड़ी की सुइयां मुझे कह रही हैं कि अब अगले एपिसोड की तैयारी करनी है और मुझे अभी चाहिए इजाजत। तो बहुत जल्द, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं मिल रहा हूँ फिर अगले रविवार इसी हफ्ते आपको, जिसमें शो का नाम हमारा सेम होगा, सफल यात्रा, और एक नए लीडर से हम फिर मिलने वाले हैं, और वहां पर हम आपको उनकी सफल यात्रा आपके माध्यम से आपको शेयर करेंगे, उनके माध्यम से। तब तक मैं कहूंगा आप अपना और अपने परिवार का पूरी तरह ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये जरूर करिएगा कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारा प्रोग्राम आपको ये कैसा लगा, और अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड IMC दोस्तों।